नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए आज की बात करते हैं, जहां दिल्ली में आज भाजपा चुनाव समिति की एक अहम बैठक है। बैठक के बाद बताया ये जा रहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बाकी चरणों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का आज ऐलान हो सकता है। 4 चरणों के प्रत्याशियों का भाजपा पहले ही ऐलान कर चुकी है। ऐसे में यूपी के लिए भाजपा अब तक 196 प्रत्याशियों का नाम तो घोषित कर चुकी है। बाकी के नामों पर आज मंथन की खबर मिल रही है। रविवार और सोमवार को कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी और आज माना यह जा रहा है कि उन नामों पर मुहर लग सकती है जो चर्चा के बाद लिस्ट में रहे होंगे, और अब वो लिस्ट सामने भी आ सकती है क्योंकि दिल्ली में यह बैठक है और बैठक के बाद ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे नामों पर, प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है, ये खबर मिल रही है क्योंकि कई राउंड की मीटिंग बीत चुकी है और आज ये नाम सामने आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो आज क्या होगा? भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी और हर एक नाम पर बैठक में मंथन भी होगा और मंथन के बाद नाम को फाइनल किया जा सकता है, ये मान करके चल रहे हैं। और बाद में इन नामों का औपचारिक ऐलान होना है। ये बेहद अहम है इस बैठक में, जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और चलिए इसकी डिटेल लेते हैं सहयोगी अविनाश से। अविनाश, बताइए कि कब से ये मीटिंग शुरू होगी और क्या माना जाए कि कब तक ये नाम सामने आ सकते हैं, जिस पे लंबा मंथन और चर्चा तो लगभग मान सकते हैं हो चुकी होगी। जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो बीते कल और परसों दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की। उस पर अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। खासतौर से अगर बात करें तो 5वें, 6वें और 7वें फेज में जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर चर्चा की गई और किसको टिकट दिया जाए, खासतौर से इस बात को लेकर के यहाँ पे मंथन किया गया। इसके बाद अगर बात करें तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दोपहर 12 बजे से होगी, जहाँ पे जो नामों की चर्चा हुई है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के समक्ष तमाम नामों पर एक बार फिर से मंथन करके और अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। जहां तक सूची जारी करने की बात रही तो वो कल के बाद जारी होगी, यानी कि कल भी जारी हो सकती है और कल के बाद किसी भी वक्त वो जारी हो सकती है। आज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने 5वें, 6वें और 7वें फेज के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं करेगी, लेकिन ये जरूर है कि 5वें, 6वें और 7वें फेज के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन हो चुका है, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। आज जब सीईसी की बैठक होगी तो तमाम सारे नामों को सीईसी के समक्ष रखा जाएगा और उसमें अंतिम मुहर लगाया जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में 3 इंटरनल सर्वे अपने करवाए थे, तीनों इंटरनल सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई थी कि क्या जो उनके मौजूदा विधायक है उनको अगर फिर से रिपीट किया जाता है, यानी फिर से उनको भाजपा अपना अगर टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है, तो क्या वो चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। इसको लेकर खासतौर से सर्वे था। उसमें जितने भी विधायकों की रिपोर्ट परफॉर्मेंस सकारात्मक आई है, पॉजिटिव आई है, उनको तो टिकट दिया जाएगा, लेकिन जिनके जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है, जिन विधायकों को लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा रुष्ट है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अभी तक अगर बात करें तो 4 फेजों की उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है और उसमें 26 उम्मीदवारों के टिकट काटे, यानी कि जो 26 विधायक थे पहले 2017 में, उनके टिकट काट दिए गए, उनकी जगह पे नए प्रत्याशियों को उतारा गया है। तो लिहाजा जो अगली फेज की लिस्ट आनी है इसमें भी कई सारे ऐसे विधायक होंगे जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, उनके भी टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक ही फार्मूला सेट कर रखा है कि उनके इंटरनल सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो वर्तमान विधायक हो या फिर कोई नया प्रत्याशी हो, उसी के आधार पर टिकट दिया जा रहा है। और बीते 2 दिनों दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, मंथन हुआ, तमाम सारे एक-एक सीट पर चर्चा की गई, जातिवार समीक्षा की गई और तमाम सारे अन्य फैक्टर देखे गए। तो जाहिर तौर पे अविनाश, अभी जो उम्मीदवार हैं या फिर मौजूदा विधायक हैं उनकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी जब तक कि नामों का ऐलान नहीं हो जाता, क्योंकि इंटरनल सर्वे और तमाम चीजों को देखने के बाद ही नाम पर मुहर लग सकती है। अब बने रहिए अविनाश, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेनी है। खबर दिल्ली से है, जहां यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की सीईसी की बैठक की भी खबर मिल रही है। शाम 5 बजे से ये बैठक शुरू होगी। यहां भी प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस नेता मंथन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक 166 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। ऐसे में कई प्रत्याशी पार्टी भी छोड़ चुके हैं, यानी नाम ऐलान करने के साथ उसके साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं। लेकिन अब सीईसी आने वाले प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर रही है। 5 बजे ये बैठक होनी है और इसमें भी चर्चा आने वाले प्रत्याशियों के नाम को लेकर होगी। क्या डिटेल है हम सहयोगी अविनाश से जानते हैं। तो अविनाश, कांग्रेस की तरफ से भी देखिए, जो पहली लिस्ट के बाद जो माथापच्ची शुरू हुई, उसके बाद अब दूसरी लिस्ट की बात चल रही है, क्या जानकारी है इस पर?
तो देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस ने अब तक 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें से 166 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पहले अगर बात करें तो 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें 50 महिला प्रत्याशी थी, और दूसरी बार जब अगर बात करें तो 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई तो उसमें 16 महिला प्रत्याशी थी। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी बैठकें कर रही है और खासतौर से इस बात पर जोर दे रही है कि जो भी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए वो अन्य दलों के प्रत्याशियों को जोरदार टक्कर दे सके और उनके मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सके। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम सारे लोगों से साक्षात्कार कर रही है कि किस तरीके से वो टिकट लेना चाह रहे हैं और क्या आगे किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करेंगे, किस तरीके से जनता के बीच में काम करेंगे। इसके बाद एक पूरी जो है शॉर्टलिस्ट की गई है लिस्ट को, और उसके बाद आज अगर बात करें तो सीसी की बैठक एक बार फिर से होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, जिसमें प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी शामिल होंगी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सीएलपी नेता आराधना मिश्रा शामिल होंगे, जिसमें तमाम सारी नामों पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद टिकट को अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि अगर अभी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 196 उम्मीदवार अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 166 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब आगे और भी तमाम तरह जो नाम है उनको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है और कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि उनके जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे वो बेहतर मुकाबला लड़ सके और इसीलिए लगातार सीसी की बैठक कांग्रेस पार्टी में भी जारी है। स्क्रीनिंग पहले ही कर ली गई, आज सीसी की बैठक करके 5वें, 6वें और 7वें फेज के उनके भी जितने उम्मीदवार बचे हुए हैं उनके नामों पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। तो 5 बजे से ये बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चलिए, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। जहां कांग्रेस खेमे में भी हलचल है, 5 बजे मीटिंग करके क्लियर किया जा सकता है, आने वाले प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। रामनगर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। रणजीत रावत के पुत्र विधानसभा से निर्दलीय नामांकन करेंगे, ये खबर मिल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं रणजीत रावत, ये बड़ी खबर है। जहां पर हरदा के रामनगर से चुनाव लड़ने की खबर पर मुहर लगी है। जैसे ही लिस्ट में नाम सामने आया है, लीजिए, यहां से रणजीत रावत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं और इसके साथ ही रणजीत रावत के बेटे सल्ट विधानसभा से निर्दलीय नामांकन करेंगे। तो देखिए, रणजीत रावत से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है और अब यह बताया जा रहा है कि रणजीत रावत रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हरदा के सामने और इनके बेटे भी सल्ट से विधानसभा निर्दलीय नामांकन करेंगे। चलिए, हमारे सहयोगी दानिश से जानकारी लेते हैं। दानिश, ये क्या पुख्ता खबर है, निर्दलीय लड़ने का मन बना चुके हैं रंजीत? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी बात कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत से हुई, उनका कहना है कि उनको अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। केंद्रीय जो उनका नेतृत्व है उसने रहने को कहा है, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने मन बना लिया है कि अगर यहाँ से हरीश रावत को टिकट दिया गया है। दानिश, आपको रोकना होगा क्योंकि रणजीत रावत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रणजीत जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। क्या ये खबर सही है रंजीत जी, निर्दलीय लड़ेंगे हरदा के सामने आप? देखिए, हमारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई भी फैसले अकेले नहीं लिए जाते। इस समय हम हमारे साथियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है और जो भी निर्णय होगा आज रात तक हम आपको बता देंगे। साथियों के साथ बातचीत चल रहा है, लेकिन क्या आपकी हरदा से कांग्रेस से बातचीत नहीं हुई है? ठीक नहीं लग रहा है आपको इस वक्त पार्टी में? मैंने ये नहीं, ये तो आप कह रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ रंजीत जी, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बाकी आप बेहतर बता सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसके लिए ठीक लगना बुरा लगना जैसी कोई स्थिति होती नहीं है, ठीक है नहीं? लेकिन फैसले तो उसी आधार पर लिए जाते हैं रंजीत जी। अगुवाई कर रहा हो वो अगर बुरे में और क्या कहते हैं अच्छे लगने में बुरे लगने में रह जाएगा तो क्या नेतृत्व देगा, क्या अगुवाई करेगा? पार्टी से बात नहीं बन रही है रंजीत जी, ये सवाल था मेरा। पार्टी से आपने बात करी और हरदा से बात करी? नहीं, मैंने अभी किसी से बात नहीं करी है क्योंकि नतीजे ही कल शाम आए हैं ना, अभी पार्टी में से किसी ने बात करने की कोशिश की है। अच्छा, और आपके बेटे को लेकर भी बातचीत चल रही है सल्ट से? मेरे बेटे को लेकर बातचीत क्या चल रही? मेरा बेटा कांग्रेस में है, ब्लॉक प्रमुख है वहाँ का, उसने भी टिकट मांगा है और मैंने भी मांगा है। पार्टी का निर्णय एक सीट पे आ गया है, एक पे आना भी बाकी है।
अगर वहां नहीं आता है तो वहां से भी निर्दलीय ताल ठोकने का मन बना चुके हैं क्या? मैंने आपके प्रश्न के शुरुआत में ही कहा कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में फैसले अकेले नहीं लिए जाते। वो उस प्रोसेस में हम हैं, जैसे निर्णय होगा तो आप ही के माध्यम से बताया जाएगा लोगों को। अच्छा, लेकिन आपकी अभी कोई खास बातचीत नहीं चल रही है ना कि किस ओर जाना है इसे लेकर के? हमारे साथी हम बैठ के बातचीत करें, रात भी हमने लंबी वार्ता की है। आज अब कल अचानक शाम को आए तो सब लोग पहुंच नहीं पाए थे, आज ज्यादा लोग बैठेंगे तो कोई चीज उभर के आएगी। अच्छा, तो आप अपने साथियों के साथ, समर्थकों के साथ बातचीत करके ही कोई फैसला ले पाएंगे? कांग्रेस से कोई आपकी अभी खास बातचीत नहीं चल रही है रंजीत रावत जी, आप ये स्पष्ट करना चाहते हैं? जी, आप जो हैं पत्रकार हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आप अपना कुछ भी मत बना सकते हैं। मैंने अपनी बात आपको बता दी है। चलिए रंजीत रावत जी, मैंने आप ही की बात को दोहराया है, बाकी इस पर मुहर लगाने का काम आप ही बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो रंजीत रावत है, जहां रामनगर सीट इस वक्त विवादों में घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि हरदा यहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बात स्पष्ट है, ये लिस्ट में आ चुका है। और यहां से अब रंजीत रावत निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ये सवाल पूछने पर कहते हैं कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं अपने समर्थकों से, वहां पर मौजूद लोगों से, और इस पर फैसला लेंगे। हालांकि कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं हुई है इनकी, ये भी कहते हैं। तो देखना होगा कि अब यहाँ क्या डैमेज कंट्रोल होगा या वाकई रंजीत रावत निर्दलीय ताल ठोकेंगे। पुत्र के सवाल पर भी कहते हैं कि अभी वो सीट कांग्रेस की ओर से दी जाती है रंजीत के बेटे को या नहीं, अभी नाम आना बाकी है। अगर नाम नहीं आता है तो क्या वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी कुछ साफ साफ कहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी अभी इंतजार है, क्या बातचीत हो सकती है आगे, इसके लिए उन्होंने एक स्कोप जरूर छोड़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ का एक और गाना रिलीज हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी वो गाने में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रही हैं। आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौड़ अपने गाने में क्या कह रहे हैं। अरे खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चर गईले। खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चर गईले। भर सिवाने हुल 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 भैंसा लखे दात बा काबा यूपी में काबा। और कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मात बा। कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मात बा। नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जात बा। अरे काबा यूपी में काबा। रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा। रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा। काहो भैया काहो बहनी इहे राम राज बा। अरे काबा यूपी में काबा। होटल से खाना मंगवा के घुरहू घरे खा ले। होटल से खाना मंगवा के घुरहू घरे खा ले। घुरहू के पसीना महकत रहे कहे में नाला जाले। अरे काबा यूपी में काबा। एगो बात सुना, जौन बार बार कहेला ना कि हमसे सवाल का है। अरे वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे। वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे। आ साँच बतिया कहिला तो मरिचा कहले से। काबा यूपी में काबा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो लोक कवि कहती है नेहा अपने आप को, और बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन इनका अंदाज और इनकी भोजपुरिया स्टाइल लोगों को काफी पसंद आती है और बीजेपी पर कटाक्ष करती है। यूपी में काबा रवि किशन का एक गीत और उसके बाद नेहा राठौड़ का उसका जवाब काफी वायरल है वीडियो। तो यूपी में आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन होना है और तीसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना भी जारी होगी। तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पर्चा भरेंगे, जहां यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तो आज से मतदान की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन तीसरे चरण के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि सपा अध्यक्ष मैनपुरी की करहल सीट पर तीसरे चरण में ही पर्चा भरेंगे, जिस पर मतदान होना है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, अब देखिए तीसरे चरण पर निगाहें और भी आकर के टिक जाती हैं, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहली बार पर्चा भरेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, बिल्कुल चुनाव की तारीखें बेहद करीब आ रही हैं। पहले चरण के लिए नामांकन हुए, दूसरे चरण के नामांकन हुए और आज से तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो रही है।
और पहले और दूसरे चरण से ज़्यादा सीटों पर चुनाव तीसरे चरण में होगा। 59 सीटों पर ये चुनाव होगा और 16 जिलों की 59 सीटें हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण सीटें वीआईपी सीटें हैं। क्यों? जैसा आपने कहा, मैनपुरी की करहल सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में होंगे। पहली बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव तो कई बार लड़ चुके हैं, अभी भी सांसद हैं आजमगढ़ से, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जब मुख्यमंत्री बने थे तो विधान परिषद के सदस्य बन गए थे और मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा आप देखिए जसवंत नगर, जहाँ पर शिवपाल यादव जो है वो भी चुनाव मैदान में है और वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो साफ तौर पर ट्वीट करके बता दिया कि 28 तारीख को वो नामांकन करेंगे। इसी तरह सरकार के कई मंत्री जो हैं वो भी, उनका भी अगर हम कहें चुनाव तो इसी फेज में है। जैसे आप देखिए सतीश महाना कैबिनेट मंत्री हैं तो वो भी तीसरे ही फेज में चुनाव होना है। इसके अलावा भोगांव से रामनिवास अग्निहोत्री आबकारी मंत्री हैं तो वो भी तीसरे फेज में चुनाव होना है। तो कई सारे मिनिस्टर्स हैं, कई वीआईपी सीटें हैं और हर एक पार्टी की ये तैयारी है कि उसे उस सीट पर जीत हासिल हो। अब आज से ये नामांकन शुरू हुआ है, 1 तारीख तक नामांकन की तारीख है। उसके बाद फिर नामांकन पत्रों की 2 तारीख को जांच होगी, 4 तारीख तक आप नामांकन वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ जो 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को तीसरे चरण में वोटिंग होगी। तो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं उन 59 सीटों में से। और आप देखिए कहीं सपा का गढ़ है तो कहीं अगर हम कहें तो बीजेपी का गढ़ है। अब कानपुर क्षेत्र देख लीजिए, ज़्यादातर सीटें। फिर इसी तरीके से आप देखिए जब मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, इटावा में चुनाव हो रहा है, जसवंत नगर में चुनाव हो रहा है तो वो सपा का गढ़ माना जाता है। तो हर एक पार्टी की तैयारी यही है कि इस बार के चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, पर दावे किसी के भी कुछ भी हों, जनता को तय करना है। पहले चरण के लिए नामांकन हुए, उसमें नामांकन पत्रों की जांच हुई कल और बहुत सारे पर्चे खारिज हो गए। इसी तरीके से दूसरे चरण के लिए भी नामांकन के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए हर पार्टी इसी कोशिश में लगी हुई है। और जैसा हमने कहा कि ब्रज कानपुर क्षेत्र में हो रहा है, फिर बुंदेलखंड का भी इलाका है। क्यों? क्योंकि महोबा में है, चरखारी में है, इन सब जगहों में भी तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो आप इस बार जिस तरीके से अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारी की है या जिस तरीके से चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं, बिल्कुल, तो आप देखिए तीसरे चरण में कहीं ब्रज क्षेत्र में हो रहा है, इसके अलावा बुंदेलखंड में भी हो रहा है, कानपुर क्षेत्र में भी हो रहा है। तो हर एक क्षेत्र में इलेक्शन हो रहे हैं और 59 सीटें, मैंने पहले भी कहा कि पहले और दूसरे चरण से ज्यादा जो सीटें हैं बिल्कुल, वो तीसरे चरण में। अब अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। अनुभव जो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनुभव, शुक्रिया, जानकारी दी। तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन की तैयारी। चलिए, और पीएम मोदी आज 11 बजे बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा के सभी बूथ और पन्ना प्रमुखों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को भी पीएम संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर है। 11 बजे सभी बूथ और पन्ना प्रमुखों से बातचीत का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां पन्ना समिति के सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं, उनके प्रमुखों से बातचीत कर सकते हैं। तो ये अहम रहेगा।